देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स और उनको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्लास ट्वेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्लास ट्वेल्थ के लिए पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ओवरऑल जो सिलेबस है ना उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्लास ट्वेल्थ के लिए केमिस्ट्री में पढ़नी होंगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यूअस क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को बेसिकली सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के बारे में। वो कौन कौन से लेवल हैं जो केमिस्ट्री में ज़्यादा वेटेज कर जिनका ज़्यादा वेटेज होता है और कौन कौन से ऐसे हैं जो माइनर वेटेज के आधार पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही एग्ज़ाम ओवर हुआ है, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे चैप्टर टू चैप्टर। जिस चैप्टर से इंक्लूड होके वो क्वेश्चन होंगे तो साथ में पीवाईक्यू को भी एनालाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो अगर हम बेसिकली बात करें क्लास ट्वेल्थ की, यानी केमिस्ट्री फॉर क्लास ट्वेल्थ, और ये लेक्चर जो है ना वो सारे बोर्ड के लिए है, यानी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी है, सीबीएसई के लिए भी है, आईसीएसई के लिए भी है। इवन अगर कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनमें भी ही इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर होगा, पूरा कंटिन्यू ओवरऑल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ओरल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे बल्कि डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर्स की, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, समझते जाना किस हिसाब से कंटिन्यू इसको आगे करना होगा। तो क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं। तो बेसिकली अगर हम ट्वेल्थ की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है तीन मेन पार्ट में। ठीक है ना, और वो जो तीन मेन पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, पहले इसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब इसमें 5 चैप्टर नहीं है बल्कि 3 मेजर चैप्टर हैं जिनकी एनालिसिस ज़रूरी है और डिटेल स्टडी करेंगे, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो इसका है वो है सॉल्यूशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ध्यान रखना, ये चैप्टर दोनों चीज़ें कवर करता है, यानी 50% थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करता है, थ्योरेटिकल, और इसका 50% पार्ट न्यूमेरिकल कवर करता है, न्यूमेरिकल। तो ये जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं वो 50% न्यूमेरिकल है, उसमें कोई भी चैप्टर ऐसा है नहीं, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें या आप केमिकल काइनेटिक की बात करें, उसमें 50% न्यूमेरिकल अंडरस्टूड है कि उससे न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड विद द सिंपल केमिकल काइनेटिक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक भी पर्टिकुलर दोनों चीज़ें कवर करता है, यानी 50% पार्ट ये कवर करता है हमारा थ्योरेटिकल और 50% पार्ट कवर करता है न्यूमेरिकल। देखो इसके बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए, और ऑब्वियसली सबने अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन देखिए अगर कुछ चीज़ें आपको सेपरेट लगें तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 50% थ्योरेटिकल पार्ट कवर करता है, 50% ये न्यूमेरिकल पार्ट कवर करता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट है वो कवर करता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनमें से अगर कोई सा भी चैप्टर
या कोई सा भी ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और आई होप कि ये चीज़ें आपको इजी लगेंगी फिजिकल केमिस्ट्री की, चाहे वो न्यूमेरिकल का पोर्शन हो या वो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पोर्शन हो, सारा कुछ इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग। थ्योरी को भी उसी तरह से पढ़ेंगे कि बिल्कुल ओरल जो थ्योरी होती है उसको उस तरह से समझेंगे, और न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग पर्टिकुलर एक अच्छे मैनर से करेंगे, ठीक है, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, तो ये 3 पार्ट जो मैंने बताए ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जो आपकी क्लास 12th के एग्जाम में कवर होते हैं। इसके पहले के टाइम पर क्या था कि इसमें सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर हुआ करता था, सॉलिड स्टेट के अलावा सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था, और एक और मेटलर्जी का पोर्शन था, उसको क्या किया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया कोर्स के सिलेबस से, और वो मेन से भी हटा ही दिया गया है, एडवांस में केवल उसका वेटेज है, बाकी नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम में उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसको करेंगे कैसे या कौन सा चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली देखिए तीनों चैप्टर है, तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है, तो तीनों में से किसी को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें पूरे सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इनको पढ़ने में कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या मैंने अभी बताया आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और तीनों में 50% थ्योरेटिकल 50% आपका न्यूमेरिकल है, और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी इसका भी यही वेटेज है कि इसमें भी आपका लगभग 50% पार्ट थ्योरी से रिलेट करेगा और 50% पार्ट आपका न्यूमेरिकल से रिलेट करेगा, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर इस चैप्टर को समझेंगे तो आई होप कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर टफ हैं और आप इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी कई लेक्चर पढ़ चुके हैं और अगर अभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन लगती है कि हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है हम यही कह सकते हैं कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ईजी चैप्टर होते हैं और इनको अगर बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत आराम से इन चैप्टर्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो पार्ट जो मैंने बताया ये सिंपल पार्ट हमारा रिलेट करता है किससे, फिजिकल केमिस्ट्री से। अब अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे पार्ट की इसके, तो एक इसका दूसरा पार्ट है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक पार्ट इसका इनऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आराम से इसको अच्छे से समझिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें अगर पर्टिकुलर क्लास 12th की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केवल 2 चैप्टर आपके कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं, केवल 2 चैप्टर, ठीक है। बाकी इसके जो और भी चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं वो 11th में कंप्लीट किए गए हैं, उसको आप 11th के लेक्चर से देख लेना अगर आपको रिक्वायर हो तो, नहीं तो आपको जो 12th के लेवल में चैप्टर हैं आपको, तो उसके लिए आपको ज़्यादा 11th की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, केवल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी मैं यहीं पर उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए 11th का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर 11th में है तो उनके लिए 11th के लेक्चर ऑलरेडी अभी चैनल पर पढ़ जाएंगे, उनको आप आराम से उसको 1 बाय 1 करके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसको अच्छे से समझ के उसको कंटिन्यू अपने नोट्स प्रिपेयर करिए जिस हिसाब से आगे के चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करने हैं, तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली एक चैप्टर आपका है जिसको बोलते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया जाएगा, और एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक का। अभी अगर यहाँ हम ओरली आपको बताएं तो डी ब्लॉक में सिंपली 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है। जिनमें से अगर बोर्ड की बात करोगे तो 3D बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ओरल रिव्यू आपको 4D 5D और 6D का भी पता होना चाहिए। जबकि 4F ब्लॉक जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक सिंपली 2 सीरीज में डिवाइड होता है, जिसको एक को आप बोलते हो 4F और एक को बोलते हो 5F। 4F का मतलब होता है सिंपली लैंथेनाइड एलिमेंट्स। 4F में 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको लैंथेनाइड एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि
जो इसकी दूसरी सीरीज होती है जो 5F से बिलोंग करती है, उसको हम लोग एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इसमें लगभग अगर हम आपको यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये आपका एफ ब्लॉक है, इसमें दो सीरीज हैं जिसमें 14 एलिमेंट है और 14 एलिमेंट है। इसका मतलब ओवरऑल इसमें आपको 28 एलिमेंट पढ़ने को मिलेंगे। जबकि डी ब्लॉक में आपको अच्छे से पता है कि 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 सीरीज होती हैं, जिनमें से हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। 10 यानी ओवरऑल आपको 40 एलिमेंट्स के बारे में ओरल जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये इंक्लूडेड है आपका क्लास 12th के इनऑर्गेनिक लेक्चर में। इसके बाद इसके अलावा इसका एक और चैप्टर इंक्लूडेड है। वो कौन सा चैप्टर है उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या है, हेलो कोचिंग है, आ रहे हैं यार, लेक्चर शूट करने लगे थे यार, हम आ रहे हैं अभी आधे घंटे में। ठीक, तो इसका जो 3D के में मैंने बताया कि 14 एलिमेंट पर्टिकुलर हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है वो कौन सा है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेहतरीन चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये ऐसा चैप्टर है जिसका ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप बात करें मेंस की, एडवांस की, जैम की, जैम के ऊपर गेट की बात करें, नेट की बात करें, हर एक एग्ज़ाम में इसका वेटेज बहुत बहुत ज़्यादा होता है। बस हर एक एग्ज़ाम के लिए इसका लेवल थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप एकेडमिक की बात करेंगे तो एकेडमिक में आपका थोड़ा सा पोर्शन CFT का ही है, इसके बाद मेटल इन कार्बोनिल्स है। लेकिन जब आगे के एग्जाम में बात करोगे तो उसमें फिर स्टेबिलिटी एस्पेक्ट को लेकर काफ़ी ब्रॉड इसका एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एंथैल्पीज, पूरा सारा पार्ट इसमें कवर होता है डिटेल में। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और मल्टीपल टाइप ऑफ टॉपिक्स ये चैप्टर क्या करता है, इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिनको आपको समझना होगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये बताई हैं पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आपने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 2 चैप्टर की एनालिसिस करनी है, एक डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है, दूसरा, और डी ब्लॉक अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है ना, पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी। इसके अलावा 2 कंपाउंड्स भी आपके कोर्स में हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस बार के एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आए थे, एक KMnO4 को हीटअप करके क्वेश्चन दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें इसमें थी। जैंथेनाइड में जैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के टॉपिक हैं, तो इसमें और भी चीज़ें कई पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये इनऑर्गेनिक पोर्शन को कवर करता है। इसके बाद फाइनली एक टॉपिक हमारा, एक इसका जो है पार्ट और बच रहा है कि ऑर्गेनिक, यानी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में इतना सिलेबस है, तो फिर ऑर्गेनिक का क्या क्या सिलेबस है। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो उनको क्या करते हैं, स्टडी कर देते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमको समझनी है। तो उसके लिए देखिए क्या है, तो मैं यही बता देता हूं कि जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी है, मैं यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो आएंगी कैसे आपको वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सबसे पहले आप 11th का जो एक चैप्टर है दैट इज GOC, जिसको आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसको जरूर पढ़िएगा।
उसको पढ़ने के बाद ही आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जंप करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का जितना भी पोर्शन है सारे के सारे क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन होते हैं, है ना। और रीजनेबल क्वेश्चन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स 11th में है जीओसी में वो आपको समझ में आने चाहिए, जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट हैं जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और इनकी जितनी वैरायटी होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता होना चाहिए। और अगर आप वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ये कह रहा है कि सर मैंने तो 11th के वो टॉपिक पढ़े भी नहीं तब भी मैंने ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक करने का उनका केवल एक ही लॉजिक है कि उसको याद करें, वो है ना, उसको मेमोराइज करें बार बार। और ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट द मेमोराइजिंग, है ना, एवरीथिंग आई मीन टू से कि उसका कुछ पार्ट तो मेमोराइजिंग है कि इंडक्टिव इफेक्ट का पैटर्न आपने मेमोराइज किया, रेजोनेंस आपने पैटर्न मेमोराइज किया जो ऑर्डर है पर्टिकुलर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन को मेमोराइज करेंगे। क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये क्वेश्चन को एनालाइज करने पर ये चीजें डिपेंड करेंगी कि इसमें इंडक्टिव लगेगा या रेजोनेंस लगेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो इस तरह के इश्यूज इसमें आते हैं। इसी वजह से जब भी इस चैप्टर को, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो सबसे पहले मैं जीओसी क्लियर करूंगा। जीओसी के 1 या 2 लेक्चर जितने भी लगेंगे उसके बाद ही ऑर्गेनिक में रन कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज सिंपली हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है, इसमें आप हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन को एनालिसिस करेंगे पूरा डिटेल में, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रीजनेबल क्वेश्चन, इवन यहाँ पे आप पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपका चैप्टर आ जाता है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, एक आपका ये चैप्टर आ जाता है सेकंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है जिसको आप बोलते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक ये आ जाता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के हम कुछ जो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब्सटीट्यूएंट जो भी होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर जो होते हैं, जैसे एमाइड होता है, ईस्टर होता है, एसिड हैलाइड होता है, तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, एक तरह से सब्सटीट्यूट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें एमाइंस, एमाइंस के बाद इसमें एक चैप्टर इंक्लूड हो जाता है दैट इज बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। जब ये इससे कुछ चैप्टर डिडक्ट हो गए, इससे भी पहले एक चैप्टर हुआ करता था इसमें पॉलीमर का, ठीक है ना। पॉलीमर के अलावा एक और चैप्टर हुआ करता था जिसमें ड्रग सेक्शन के बारे में था, जितने भी ड्रग्स तरह तरह के होते, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ टाइप का चैप्टर था, उसमें भी चीज़ें काफ़ी थी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको क्या किया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स जो मैंने बताया ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं जिनको पढ़ना होता है। अब ऑर्गेनिक चैप्टर में बेसिकली एक चीज़ ये होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बीच से कोई भी चैप्टर को उठा नहीं सकते हैं। यानी अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो यू हैव टू गो सिक्वेंशियल टर्म, आपको एक सीक्वेंस से जाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दैट इज दिस वन, और जब ये कर लेंगे तब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना होगा। सेकंड के बाद आपको थर्ड में आना पड़ेगा, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ में आना पड़ेगा। मतलब आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि पहले आपने एमाइन पढ़ लिया फिर आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया, यू कैन नॉट डू दैट। इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है, ये सारे चैप्टर लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो जब तक आप हेलोएल्केन हेलोएरीन यानी जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसकी सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर में देखने को मिलती हैं,
और जब ये दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर होते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस आपको तीसरे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा कहने का केवल इतना सेंस है कि अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको सिक्वेंशियल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब आपको इस तरह से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक एक चैप्टर आपने जंप करके पढ़ा है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें कभी नहीं आएंगी। आप मेमोराइज कर सकते हो बैठ के कुछ भी, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन मैं बात यहाँ कर रहा हूँ समझने की। समझ में आपको तभी आएगा जब आप ऑर्गेनिक में सिक्वेंशियल चलोगे। जबकि यहीं पर अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी चैप्टर को किसी भी हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप सोल्यूशन पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन ना पढ़ना हो केमिकल काइनेटिक पढ़ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक ना पढ़ना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें चैप्टर्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, अगर सपोज दैट मैं केमिकल काइनेटिक पढ़ाना चालू कर दूंगा तो वहीं से आप कनेक्ट हो जाएंगे केमिकल काइनेटिक से, है ना। केमिकल काइनेटिक पढ़ने के लिए हमें सोल्यूशन आना ज़रूरी नहीं है, सोल्यूशन को पढ़ने के लिए सोल्यूशन आना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन और काइनेटिक की कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये फिजिकल केमिस्ट्री की चीज़ें थी। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इस तरह से ये पूरा कोर्स तैयार होता है जिसमें आपका पूरा जो चैप्टर है वो 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब क्या करना है हमें सबसे पहले आज फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं उनको समझेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री की, तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी और कौन सा चैप्टर हम लोग एनालाइज करें। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैथमेटिकल भी है, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें केमिकल काइनेटिक की समझ में आएँ और आएंगी भी। तो जो चैप्टर है स्टार्टअप का वो है केमिकल काइनेटिक। बहुत आराम से एक एक बात समझिएगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। केमिकल काइनेटिक, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक, ये है क्या और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इसको समझने से पहले कुछ बातें हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है दैट इज ए प्लस बी, और इस साइड पर हमारा बना हुआ है क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है, ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब एक बात समझिए कि जो लेफ्ट साइड पर चीजें दी जाती हैं उनको हम लोग सिंपली बोलते हैं रिएक्टेंट, उनको सिंपली क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो ये जो पोर्शन पर हैं इनको हम बोलने दे रहे हैं क्या, रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड पर चीजें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हैं। अब देखिए, एक जो अंडरस्टूड बात है वो क्या है कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन ही प्रोडक्ट में हो रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट का जितना अमाउंट हम लेंगे वही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे, सॉरी ए है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे सपोज दैट 10 ग्राम ए को कैरी किया और सपोज दैट 10 ग्राम हमने बी को कैरी किया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आफ्टर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड बाद ये ए और बी हमारे 10 ग्राम ही रहें और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इनका जो कंसंट्रेशन है ए और बी का, ये रिड्यूस होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यानी विदाउट ए और बी को रिड्यूस किए
या कम किए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट होंगे कुछ टाइम बाद अगर रिएक्शन प्रोसीड करती है तो यहाँ पे बात क्या है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल बात हो गई। अब क्या है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, उसमें कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रेट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रिएक्शन पर्टिकुलर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी रिएक्शन की प्रॉपर स्टडी करने के लिए कोई एक केमिस्ट्री की ब्रांच सफिशिएंट नहीं होती। इसका मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली डिफाइन करना है तो हमें अलग अलग ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रिएक्शन है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो माइंड में आता है वो यही आता है कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह के इश्यू हैं, यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन फिजिबल है या रिएक्शन नॉन फिजिबल है, तो अगर हीट रिलेटेड इश्यू आएंगे तो उनको भी डील विद द थर्मोडायनेमिक्स, उनको हम लोग डील करते हैं केमिस्ट्री की एक ब्रांच से जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच से हीट से रिलेटेड इश्यू को डील किया जाता है। दूसरा रेट रिलेटेड इश्यू, तो जो रेट से रिलेटेड इश्यू है, यानी रिएक्शन कितनी फास्ट और कितनी स्लो हो रही है, अगर इन एस्पेक्ट की बात करोगे तो आपको इसके लिए डील करना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक के साथ में। इसके अलावा रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिएक्शन किस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, वो इश्यू जो होंगे दैट इज बिलोंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। और भी चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब किसी एक रिएक्शन की कंप्लीट अगर उस रिएक्शन को एनालाइज करना है तो वी नीड मोर देन वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमें एक से ज्यादा ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर्टिकुलर जिस चैप्टर के साथ हम डील कर रहे हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक, तो ये पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेगा, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी सपोज दैट कोई रिएक्शन किसी रेट से प्रोसीड कर रही है, तो क्या उस रिएक्शन के रेट को चेंज किया जा सकता है, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या ये फैक्टर उस रिएक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। मतलब इट डिपेंड्स रिएक्शन इटसेल्फ, कि वो रिएक्शन खुद डिसाइड करेगी, वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट खुद डिसाइड करेंगे कि इसका रेट क्या होगा, इस तरह से चीजें चलेंगी। तो थर्मोडायनेमिक इज समथिंग एल्स, वो हीट रिलेटेड इश्यू के बारे में बात करती है, वो ये नहीं बताती कि रिएक्शन किस हिसाब से गई है, कितने रेट से गई है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब नहीं बताती। तो बाकी सारी चीजें मैंने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द ब्रांच, अगर सारी ब्रांच को कंबाइन करेंगे तो पर्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन की डिटेल हमें पता चलेगी। ठीक है ना, यानी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये सब कुछ केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनसे डिफाइन होता है। तो फिर कैसे करेंगे, तो केमिकल काइनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनसे केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होगा। तो सबसे पहले जो हमें इसमें समझना होगा वो यही समझना होगा कि व्हाट इज रिएक्शन रेट, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है तो कितने टाइम बाद वो रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाएगी, और वो रिएक्शन कंप्लीट भी होगी या नहीं होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्शन कंप्लीटेशन तक कभी ना जाए। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक को पहले पढ़ा होगा उनको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पर।
ठीक है, अभी आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है, तो अभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इतना अवेयर नहीं होंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब कुछ चीज़ें पहले हम लोग प्रीवियसली पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उस ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। लेकिन जो लोग इसको पढ़ चुके हैं उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी होगी कि अगर जीरो ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो बाकी नॉर्मली कोई रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाती नहीं है जो 100% कंप्लीट हो, है ना, जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, कैसे उसकी काइनेटिक चलती है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, समझते हैं, बिल्कुल एक एक करके एक एक बात को समझिएगा, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। तो अगर एक सबसे पहले हम टॉपिक समझें इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट, ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखिए और समझिए। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ये ए और यहाँ पे मैंने दिया बी और यहाँ पे मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया पी, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैंने सिंपल प्रोडक्ट बनाया। अब सपोज दैट यहाँ पे जो मैंने इसका अमाउंट दिया वो मैंने 20 ग्राम दिया, और यहाँ मैंने बी का भी अमाउंट दिया 20 ग्राम दिया, ठीक है। और जब स्टार्टअप में मैंने 20 ग्राम ए और 20 ग्राम बी दिया तब तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, ठीक है, क्या कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ए बी के कितने मोल, अगर मैं यहाँ पे ग्राम की बात करूं या यहाँ पर मैं मोल ले लेता हूं कि अगर मैं यहाँ पे मोल की बात करूं, ठीक है ना, कि कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज 20 मोल। मोल लेना थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, 20 मोल। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके ए और बी दोनों आपस में इसके 2 मोल कंसंट्रेशन अगर जे मोल पर लीटर और पर सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी हर सेकेंड ए और बी के 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बताइए अगर ए और बी के 2 मोल हर सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब 10 सेकेंड बाद अगर हम बात करें, यानी अगर बात करें आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद इसके सारे के सारे मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 20 मोल बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके सारे के सारे रिएक्टेंट के जो मोल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपली इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के लिए क्या कहानी है, इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन का जो रेट है, जो इस रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिंपली कितना है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड इसके 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड जा रहे हैं। मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन का यूनिट, ठीक है, तो इतना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलता है रेट, तो इतने समय में इतने मोल प्रोडक्ट में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए इस रिएक्शन के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है कि इतने मोल, मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी जिसमें कोई भी रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। अब प्रॉब्लम इज दैट कि क्या किसी नॉन रिएक्शन के लिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, क्या किसी नॉन रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट चलेगा, यानी अगर किसी नॉन रिएक्शन की बात करें तो क्या ये कांस्टेंट रेट से चलेगा, क्या हर 1 सेकेंड, हर 2 सेकेंड या हर 3 सेकेंड में क्या 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रिएक्शन के बीच में कहीं उसका रेट जो है वो चेंज हो जाए, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये जो चीजें हैं कि रिएक्शन की काइनेटिक किस स्पीड से जाएगी, यानी वो कितने टाइम बाद अपने रेट को चेंज करेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं ऑर्डर पर। यानी अगर आप हाइपोथेटिकल कंडीशन जनरेट करें तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रेट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड में कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये फैक्टर एक्सपेरिमेंटल होता है तो एक्सपेरिमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन पर उसका रेट कांस्टेंट रहे। इसका मतलब उसका रेट रिएक्शन के ड्यूरेशन पर फ्लक्चुएट भी कर सकता है,
ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं, तो वो क्वेश्चन में खुद बताएगा कि पहले रेट कितना था, बाद में कितना है। आपको अगर पर्टिकुलर रेट निकालना है तो आपको सीधा सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो रेट निकल आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को करके बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल, तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे इस चीज से। तो अभी तो मैंने बताया ये रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि पर्टिकुलर टाइम पर जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने दिया उसमें कितना चेंज आया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकता है। कैसे, देखिए इस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे एक रिएक्शन दे रहे हैं ए बी और यहां पे मैंने बनाया सी और ये बनाया डी। अगर हम यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये पार्ट आपको अच्छे से पता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को आपको अच्छे से पता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और जो इस साइड पर है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। काइनेटिक में एक बात क्लियर होती है कि जो रिएक्टेंट हैं ये धीरे धीरे डिसअपियरेंस होंगे, यानी धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और ये डिसअपियर होने के बाद इन्हीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक पार्ट का डिसअपियरेंस देखने को मिलेगा और एक पार्ट का अपीयरेंस मिलेगा, दैट इज फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो डिसअपियर होगा, ध्यान से समझना, जो डिसअपियर होगा उसका रेट कैसे लिखेंगे और जो अपीयर होगा उसका रेट कैसे लिखेंगे। तो दोनों का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे लिख के दिखाएंगे, देखिए। तो अगर हम इसका रेट इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, आगे लिखें प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन सी इक्वल प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन डी। इस तरह से लिखते हैं। अब इसको लिखने का मतलब समझो, यहां पे मैंने एक साइन यूज किया, निगेटिव साइन, दिस वन, यहां पर भी निगेटिव यूज किया, लेकिन यहां पे निगेटिव की जगह हमने यूज किया पॉजिटिव साइन। इनका क्या मतलब होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर आप रेट की बात करोगे, क्योंकि यू आर रीडिंग फॉर एकेडमिक्स, राइट, तो एकेडमिक के अकॉर्डिंग आप इतना सा समझ लीजिए कि जो रेट होता है रिएक्शन का, वो रेट केवल वन टाइप का नहीं होता है। रेट में 3 अलग अलग वैरायटीज होती हैं। एक रेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। एक रेट होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इसी को कभी कभी इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसमें एक रेट होता है इनिशियल रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो ये रेट क्या होते हैं, इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनिशियल रेट इसको आप ऐसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ इस नेगेटिव साइन की,
तो मैं केवल देखो इनिशियल रेट होता है जो स्टार्टअप से जो रेट गया है वो होता है, ठीक है ना, उसके बाद फाइनल कितना पहुंचा वो होता है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि रिएक्शन के ड्यूरेशन पर बीच में किसी भी समय पर उसका रेट डिफाइन किया जाए, और एवरेज रेट होता है पूरी रिएक्शन में जो एवरेज उसका आया उस हिसाब से रेट होता है। तो होता क्या है कि अगर आप रेट को समझें, ठीक है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होगा। तो अगर उसका हम सिंपली ग्राफ देखें तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस वन, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से। अब आप एक बात समझिए, अगर यहां पे सपोज दैट एक रेट है, ये यहां पे एक रेट है और एक रेट यहां पे है, सॉरी, अगर हम यहाँ पे एक रेट देखें, देखिए इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, रुकिए, यहाँ पे दोबारा मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इस माइनस को समझ लो जरा सा, यहाँ प्रॉब्लम होती है अक्सर, ये माइनस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि रेट तो निगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे दो तरह के कंसंट्रेशन होंगे, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा। जैसे सपोज दैट ये, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन को कंसीडर किया CI यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन को किया मैंने CF कर दिया यानी कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल स्टेट। तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जनरली फॉर्मूला हमारा होता है CF माइनस CI और डिवाइड बाई, क्योंकि पहले टाइम अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, दैट इज TI, और अगर यहाँ पे टाइम को कंसीडर करें दैट इज TF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TF माइनस TI, ये क्या है रेट। अब देखिए जरा सा, यहाँ CF और CI की बात करो, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को समझ रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, तो CI ज्यादा होगा और CF कम होगा। तो अगर मैं CI ज्यादा है CF कम है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस लिखूंगा तो निगेटिव में आएगा डिफरेंस। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये 2 मोल पर लीटर था और यहाँ पे ये 4 मोल पर लीटर था, तो अगर हम इसका चेंज निकालें CF और CI का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि फॉर्मूला होता है CF माइनस CI, 4 कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि CI ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे 2 है, अब अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं तो 2 माइनस 4 का डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो इस वजह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हमने पहले से निगेटिव लगा रखा है कि अगर वो चेंज निगेटिव आएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें किसका, अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें सेम किसका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, यहां अगर आप ग्राफ देखें तो यहां आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां का ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे किस तरह से बनाएंगे, एक मिनट हो गया, तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये है CI और ये है CF। तो अब यहाँ पे आप देखिए ऑब्वियस कंडीशन क्या होगी, CF ग्रेटर देन CI होगा, यानी अगर CF की वैल्यू 4 मोल है और CI की 2 है, अब देखिए तो यहाँ पे जो इसका चेंज आएगा दैट इज CF माइनस CI, वो कैसी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे रेट निकालूं तो देखिए यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट होगा CF माइनस CI
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसी को आप डेल्टा सी भी बोलते हो, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब आप देखिए जो पीछे वाली आपको क्वेश्चन था, इसमें अब आप समझे कि ये निगेटिव क्यों है। ये निगेटिव केवल इस वजह से है क्योंकि जब ग्राफ बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और बाद में, और इधर पे निगेटिव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें CF ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इस निगेटिव पॉजिटिव का आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा। एक बात और आपको बता दें, देखिए जब कभी आप रेट की बात करोगे, ठीक है, तो यहां पे जो रेट है, तो यहां पे जो रेट है, अगर इसका मतलब ये कि अगर हम जैसे सपोज दैट रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन सिंपली ये थी A प्लस B और यहां पे था C और D, यानी अगर मैंने यहां पे लिखा माइनस डी ओवर डी टी ऑफ A, तो ये याद रखना कि ये पूरी वैल्यू यानी विद नेगेटिव साइन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। ये यानी इस निगेटिव को हटाने के बाद डिसअपीयरेंस नहीं होगा, इस निगेटिव को लगाने के बाद डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है। और जैसे उधर लिख रहे हैं अगर हम C की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन C पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C की बात हो रही है, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस में स्टाइकियोमेट्री नहीं है, इस वजह से कुछ चीजें इस तरह से हुई हैं। अगर इसमें स्टाइकियोमेट्री दी जाएगी तो कुछ चीजें अलग टाइप से होंगी। तो इतनी चीजें जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, इसकी कुछ चीजें हैं, इसमें स्टाइकियोमेट्री को और मैं इंक्लूड कर सकता हूं, तो मैं स्टाइकियोमेट्री और इंक्लूड किए करके थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो किस हिसाब से चीजें होंगी, तो जैसे सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से दी गई है, A इधर पे A प्लस ये B इधर पे B कंसंट्रेशन, ये C प्लस ये स्मॉल d और ये कैपिटल D। अब अगर सपोज दैट यहाँ के अकॉर्डिंग आपको इसका रेट लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या, ये स्टाइकियोमेट्री है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/A माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस पहले लगा सकते हैं बाद में लगा सकते हैं, काम करो आप यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल ना करके माइनस का इस्तेमाल कहाँ करना, यहाँ करना, ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा माइनस डी ओवर डी टी ऑफ A, ये लिख दिया, माइनस इंक्लूड है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आगे B का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/B और यहाँ हो जाएगा माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये इस तरह का ब्रैकेट ही लगाना है इस तरह से। आगे वो पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस 1/C डी ओवर डी टी ऑफ, ये कंसंट्रेशन C है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/D और D ओवर डी टी ऑफ D। ये इस तरह से इसका रेट लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से आप इसका रेट डिफाइन कर सकते हैं। और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। बाकी अभी आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा जिसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तब तक इनको रिवाइज करिए, इनके प्रॉपर नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।